लेकिन तनख्वाह बढ़ाई है 25%। तो ये है कि वो उन्होंने अपनी और कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा मैच कर लें, लेकिन ये खदशा इसके अंदर ये भी नजर आता है कि ये जो 12% का इन्फ्लेशन टारगेट है, ये दरअसल जो है वो 20-22% में दोबारा जाना है। चेक करवा लें, इनके ऊपर फिजिबिलिटी बन गई थी 4951। अच्छा, सारा कुछ निकाल के, स्क्रैप निकाल के, टोटल 15 जहाज रह गए थे, 15 में से भी तकरीबन जो है वो 3 बिल्कुल नकारा थे। अच्छा, सारा पोर्ट एंड शिपिंग मिलाकर, पूरा रूट्स वगैरह मिलाकर सब कुछ जो है वो, उसके अलावा जो उसके ऊपर जो सूद था 277 अरब का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था उन्होंने कहा उसको अलग कर लेंगे, हम 12 महीनों में चुकाएंगे। अच्छा, अब वो भी बात नहीं बनी, फिर 2 मुल्कों पर बात आ गई, वो भी नहीं बनी, फिर यहां पे लोकल कंपनीज तक बात आ गई, वो भी नहीं बनी। अब ये बात आ रही है और ये मैं आपको कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, ये बिक रहा है। इनकी मराहत हैं वो तो कहीं कम होती हुई नजर आती है। हमें बताया जाता है कि इनकी मराहत में कमी की गई है या उनका जो प्रोटोकॉल है वो कम किया गया है, कुछ इस तरह का कोई तासुर हमें देखने को नहीं मिला। या आप आम लफ्जों में ये कह लें कि कफायत शारी का ऐलान नहीं हो सका, जिनके होना चाहिए था। तो एक अरसे से कह रहे हैं कि सर देखें, आपके पास माइंस हैं, आप मुझे बताएं, कोई बंदा बता सकता है कि कौन सी माइंस हैं और उनके लिए क्या लेबोरेटरीज है हमारे पास? सर, हमने कभी वैल्यू एडिशन का सोचा ही नहीं है। हुआ ये कि गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा जाता है वो स्मार्ट लोग इनवाइसों के थ्रू निकाल देते हैं, वो रिफंड भी ले जाते हैं। ये बात, असल बात ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हसनैन साहब, माहिर मुआशियात, और जुल्फ़िकार महतू साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं। आज बात करेंगे बजट 2024-2025। वफाकी बजट भी पेश कर दिया गया और आज पंजाब का बजट भी पेश कर दिया गया कि वैसे तो काफ़ी अरसे से इस बजट को कुछ सीरियस इसलिए नहीं लेता रहता कि उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री बजट आते रहते हैं। और फिर आपने देखा कि एक ज़माना था जब मैंने देखा, और मैं ख़ुद वज़ारत ख़ज़ाना में किसी अहम ओहदे पर भी रहा हूँ, कि जिस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना बजट पढ़ रहा होता था तो लोगों को पता चल रहा होता था कुछ ये है। इस वक्त आलमोस्ट जो पिछले साल बजट 18,000 अरब का था वफाकी हुकूमत का, उतना ही है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो FBR के तौर पर जो रिकवरी या आमदनी या जो भी कौमी आमदनी कह सकते हैं वो 12,960 रुपये होगी। बाकी क्या पैसे कहाँ से लाएंगे? ये डेफिसिट बजट है। और दूसरा पंजाब का बजट है। अब इसमें ज़्यादा ज़ोर नॉन फाइलर के ऊपर ही डिपेंड कर दिया गया है। और लाइटर मोड में तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या जो नॉन फाइलर हैं उनमें तो ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको इस नाम का ही पता नहीं है स्वाय चांदे के, कि क्या उनको इसके बाद उनके साथ सलूक क्या किया जाएगा, सिम बंद कर देंगे और उनका कारोबार तो है कोई नहीं। फिर यह है कि आज ही के दिन यानी एक तरफ बजट आ रहा है और हुकूमत का ये दावा है कि कीमतें कम हो रही हैं, वो डिटेल आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन आज ही किया गया है कि आप देखेंगे बजट में सीमेंट जो कल 1180 रुपये था आज 1250 रुपये है, और सरिया 230 से 248 है, और जो डंपर रेत का है वो 32,000 से 35,000 रुपये का है। लोगों को चाहिए रियायत, लोगों को चाहिए महंगाई से नजात, लोगों को चाहिए रोज़गार। ये लफ्ज़ों का हेर फिर कहाँ तक ले जाएगा? सर अस्सलाम वालेकुम, महतू साहब आपको भी और डॉक्टर हसनैन साहब आपको भी। जी वालेकुम। अच्छा डॉक्टर हसनैन साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। ये बजट तो आपने पढ़ लिया क्योंकि मुझे पता है, और बजट पढ़ता कोई नहीं। मैं जब देखता हूँ पार्लियामेंट में पेश होता है तो तकरीबन 10 या 8 किलो की वो किताबें होती हैं, तो पेश किया जाता है तो आखिर में भी रस्सी बांध के घर ही ले जाते हैं। सिर्फ वजीर खजाना पढ़ रहा होता है और अपोजिशन शोर मचा रही होती है। क्या कहते हैं बजट किस तरह का है? अच्छा इकबाल शाहिद साहब, आपकी इजाजत के साथ मैं थोड़ा सीक्वेंस में चलूंगा। सबसे पहले बात कि बजट जितना भी अनाउंस हुआ है उतना इनके पास पैसे नहीं, और जो भी हुकूमत होगी वो कर्ज से चलेगी, और कर्ज के जो अदायगी हैं वो भी सूद में जाएगी। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये बाकी पैसे और फिर जो सूबों को ये पैसे कैसे देंगे। ठीक है। अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं हुआ। $6 बिलियन और फिर या तो $8 बिलियन की ये लाइन में लगे हुए और नाके रगड़ रहे हैं। जो जुल्म इन्होंने पाकिस्तान की कौम के साथ कर दिया, इससे ज्यादा जुल्म कुछ और हो नहीं सकता। मैं असेंबली में होता तो वॉकआउट करता, लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को कहता हूं कि अपने जवानों को, अपने बच्चों को कम से कम जो है वो वॉकआउट इस तरह करवाएं कि मुल्क से बाहर भेज दें। बाहर जाकर जलील हो लेंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो जलालत वो करने लगे इससे तो बेहतर रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात मैं यहां से शुरू करता हूं। हुकूमत का हदफ जो FBR का अगले साल है वो 12,000 से
12,970 अरब रुपए इकट्ठा करेगी। ऐसा ही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 4,845 अरब रुपए होगा। वो भी टारगेट Total है ना, वो आमदन टारगेट है, वो जरूरी तो नहीं है कि इतना इकट्ठा हो जाए, वो भी टारगेट है ना। नहीं करना है जी। ये मैं पहले आपको ये बता दूं, ये कॉमा सेमीकोलन डॉट हर चीज जो है आईएमएफ की मानी है, लेकिन इस बजट के अंदर एक डंडी है। ये थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट बात करके फिर मैं डंडी बताता हूं। ये कर दिया कि जो आपके टैक्सेस हैं वो बता दिए कि ये आईएमएफ लगवा रहा है, और जो अपने अब इंपॉर्टेंट बातें सुने, पीएम हाउस का जो 30% बजट बढ़ा है वो कट नहीं किया, बाकी जो मोनेटाइजेशन है वो कट नहीं की, जो अल्ले तल्ले हुकूमत के हैं वो कट नहीं किए, 13 मिनिस्ट्रीज उन्होंने कही थी वो नहीं हुई, ये सारे के सारे अल्ले तल्ले ब्यूरोक्रेसी के काम नहीं हुए। अच्छा, मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं यहां पहले मुकम्मल कर लूं। अच्छा, टोटल आमदन जो है वो आपकी 17,815 अरब रुपए, इसमें सूबों को 7,000 तकरीबन 438 अरब रुपए जाएंगे। अच्छा, अभी 7,438 अरब जाएंगे, तो अभी पंजाब का बजट आपके सामने है, 5,390 उनको देने हैं। अच्छा, 5,390 आप उधर दे देंगे तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है। खैर, अब हुकूमत के पास बचे 10,377 अरब रुपए, जबकि खर्च है 18,877 अरब रुपए, तो खसारा हो गया 8,500 अरब रुपए। अब मुझे आप बताइए कि ये कहां से बनाएंगे, कैसे देंगे? सारी बातें, 8,000 अरब का खसारे का बजट, नॉन फाइलर्स पे भारी टैक्स का निफास, कोई बात है, ये अच्छी बात की, लेकिन फाइलर्स के ऊपर क्यों लगाया? अगर नॉन फाइलर्स को तो आपने फाइलर बनाना है, ठीक है, टैक्स नेट में लेकर आ रहे हो, लेकिन फाइलर जो थे उन गरीबों का, अगर 1 कनाल का घर है तो उसकी पूरी मैग्नीट्यूड और कॉस्ट निकाल के, ये भी देखो ना कितने सालों में गरीब ने बनाया, पूरी जमा पूंजी लेकर, उधार उठाकर, कमेटियां डाल के किसी ने घर बनाया, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालकर मैं आपके ऊपर टैक्स लगा दूं 3% का या 4% का, तो क्यों? अच्छा, नॉन फाइलर पे बता दूं कि जितना मैग्नीट्यूड घर का होगा उसको 45% देना है। अच्छा, कई लोगों को पता ही नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फाइलर नॉन फाइलर होता क्या है। हैरासमेंट अभी से शुरू हो गई है, अभी से रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि लोगों की सिम बंद कर रहे हैं। अच्छा, नॉन फाइलर पे भारी टैक्स का निफास, वफाकी हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए इसी साल, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,845 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्स वसूलियों का हदफ 5,500 अरब रुपए, और इनकम टैक्स मद में 5,454 अरब रुपए, 6 करोड़ रुपए का हदफ है। ग्रॉस रेवेन्यू का हदफ 17,815। डॉक्टर साहब, मैं फिर जरा महतूब साहब को इसमें शामिल कर दूं। इसके बाद आपकी बात, सकूक बॉन्ड जो है वो निहायत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसा जब नहीं रहता, किसी भी मुल्क में सकूक बॉन्ड नहीं दे सकता। पीआईटीपी और टी बिल जो है वो 5,000 से 142 अरब रुपए का हदफ था, नहीं दे सके। कुल मिलाकर मैंने आपके सामने ये रख दिया। और फिर आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, SIFC मुकम्मल फेल है, नहीं आ सकता, नहीं ठीक हो सकता, CPEC का बर्बादा कर दिया है। इन्वेस्टमेंट टू GDP आपको बता रहा हूं 50 साल में कम तरीन सतह है, कम तरीन सतह है। और डॉक्टर साहब, 1 मिनट में मैं तो सबसे, वो है 1 लाख गधों में, पिछली दफा 58 लाख थे, इस दफा 59 सही है। चलो, वो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर देंगे जी। मैं तो साहब, आपने बजट देखा, फिलहाल तो वफाक पर बात करते हैं कि आपके सामने है कि ये तो एक मैंडेटरी है कि जो 6 जून को अक्सर पेश होता था, इस वक्त 13 तारीख को हुआ है, वो उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी तरह ब्रीफिंग और उसी तरह ये चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेशन, और वो बजट बनाते हैं। ये पहले काफ़ी सालों से चल रहा है कि बजट तो होता है कि जो आपके पास घर में पैसे हैं उसके मुताबिक अखराजात हैं, लेकिन ये एक एस्टीमेट बना लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन है कितनी हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, और फलां डिपार्टमेंट को ये जाएगा, यहाँ सब्सिडी दी जाएगी, सर्विसेज को क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट है ख़ास तौर पर, उस पर बड़े पैसे रखे गए हैं, प्राइम मिनिस्टर उस पर रखे गए। क्या कहते हैं सर? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये फिगर्स को जरा एक्सप्लेन कर दूं कि वो सही फरमा रहे थे हमारे दूसरे दोस्त कि जो टोटल हमारा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है 17,815 अरब रुपए है। अच्छा, अब इसमें से 7,438 चले जाने सूबों को, और फिर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास बचते हैं 10,377 अरब, और इन 10,377 में से 9,775 हमने सूद दे देना है, तो टोटल बचता है वफाक के पास 602 अरब बकाया, सिर्फ 602। अब 602 अरब से आपने क्या करना है? आपने दफा करना है 2122 अरब, पेंशन देनी है 1,014 अरब, उसमें से मिलिट्री की पेंशन 662 अरब, सिविल मुलाजमीन की पेंशन 220 अरब, सिविल हुकूमत आपने चलानी है 839 अरब,
और तरक्याती प्रोग्राम जो 1400 अरब का है वो भी इस 602 अरब रुपए में फाइनेंस होना है, और BISP जो है वो 592 अरब। इस तरह जो सब्सिडीज है वो भी आप देखें कि कोई 1200-1300 1400 अरब की सब्सिडीज है, ये सारा खर्चा 602 अरब में होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं है 602 अरब में ये सारी यानी कीमती कारोबार का तो बिल्कुल नहीं चल सकता। अब इसका हल ये है कि उन्होंने कहा है कि हम ये आपसे जो टैक्स है जो 12,970 अरब है उसमें भी 3,800 अरब रुपए के जो अज़ाफी कलेक्शन है वो टारगेट बनाया गया है। अब वो 6% है ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले में, जो एक इम्पॉसिबल है, एक ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर जीप भी नहीं चढ़ती, यानी पैदल पाकिस्तान जैसे थके हुए साइकिल ने बाइसाइकिल ने क्या चढ़ना है। तो अब इसमें मैं आप आगे आता हूँ कि जो टैक्सेस लगे हैं उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो टैक्स की स्लैब्स 5 बनाई गई हैं उसमें 100 अरब रुपए इजाफी कलेक्ट किए जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्र दे रहा हूँ कि ये जो हमारे FBR चेयरमैन है अमजद टमाना, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ है तनख्वाहदार तबके पे, और 150 अरब रुपए का नॉन सैलरी % पे इनकम टैक्स का बोझ पड़ा है। अब ये सारी सूरत के बाद अब आप देखें तो जब ये पूछा जाता है कि जनाब ये फिर कैसे होगा, ये 3,800 अरब का इजाफी जो आपने टैक्स वसूल करने का कहा कैसे होगा, तो वो सारा खेल डालते हैं FBR के जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है उसकी डिजिटलाइजेशन पे। यानी अगर डिजिटलाइजेशन हो गई तो टैक्स चोरी रुकेगी, इसमें से लोग जो है वो इंटरेक्शन बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द ये तो कोई नहीं कहता कि यानी डिजिटलाइजेशन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े होटल जो हैं वो बाकायदा 18%, इस वक्त 19% हो गया है, वो काटेंगे, लेकिन उनके पास वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। इतना बड़ा फ्रॉड है, उसको मॉनिटर करने वाला बंदा भी कोई नहीं। कई जगह पे जाली है वो रसीद निकालते, जो POS सिस्टम आप कह रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, वो कईयों पे ऊपर लगा ही नहीं हुआ। अब वो तो 10% पे भी पूरा नहीं लगा, वो तो 2-3% ऑफ द टोटल जो हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर है। और जो सीमेंट है, जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है, जो आपकी और दीगर सप्लायर्स है, ये बहुत बड़ी चोरी हो रही थी। तो उसके लिए उन्होंने जो एग्जेम्पशंस इनके ऊपर थी वो विड्रॉ की हैं 450 अरब रुपए की, इकबाल साहब। तो ये कर के अब इसका नाटशल ये है इस सारे बजट का कि ये सारा एक यूटोपियाई किस्म का ख्याली सा काम है, क्योंकि IMF ये चाहता था कि ऐसा ही हो, ऐसे ही ख्यालात हो। अब हुकूमत क्या करती है, कितना इसको एक्टिव जो है वो रोल प्ले करती है, FBR ये जो 40% की ग्रोथ है वो कैसे दिखाता है, ये सारे का सारा जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको नहीं। ये तो एक जिस तरह होता है कि भाई एक फेक, तो चलो लफ्ज़ मैं सख्त इस्तेमाल नहीं करता, बस इस बजट को ये कह सकते हैं कि ऐसा बजट है जिसमें आवाम के लिए बिल्कुल धोखा है कि आप सरकारी मुलाजमों की आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। अगर मुल्क का इतना ही बुरा हाल है तो वो उसकी जरूरत क्यों पेश आई? फिर प्राइवेट सेक्टर में आप कह रहे हैं 37,000 वो कहाँ से देंगे? वो उन्होंने इन्फ्लेशन रेट के साथ उसको मैच क्या किया, डबल कर दिया। यानी इन्फ्लेशन रेट का टारगेट तो रखा है 12%, लेकिन तनख्वाह बढ़ाई है 25%। तो ये है कि वो उन्होंने अपनी और कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा मैच कर लें, लेकिन ये खदशा इसके अंदर ये भी नजर आता है कि ये जो 12% का इन्फ्लेशन टारगेट है ये दरअसल जो है वो 20-22% में दोबारा जाना है। ये जो महंगाई कम हुई है इसने बढ़ जाए, तो वो कहते हैं कि 22% भी हो गई तो फिर उन लोगों को देखते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो हुकूमत स्टैटिस्टिकल यानी डिवीजन से डाटा लेती है वो मेरी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग जब बाज़ार से चीज़ ख़रीदते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को ले लें, बेशक हाउस ट्रैफिक को ले लें, वो 1 रुपये की आती थी अब 5 रुपये की आती है। और इस तरह आप सिगरेट बेशक चलो उसको समझ लेते हैं कि वो कोई अच्छी बात तो पीना नहीं है, लेकिन 140 रुपये की डब्बी 600 रुपये की है। वजह यह कि कितने तो 100, 200, 300% तक चीज़ें बढ़ जाती हैं। और दूसरा रहेगी कि रोज़ाना की ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें सबको पता है जो ज़िम्मेदार हैं। आपने देखा कि सब्जियों का ये टॉप सीज़न होता है फ्रूट का, और वो कीमत आमतौर पर हमारे पास इतना और प्रिजर्व रखने के लिए नहीं चीज़ होती, वो हम उसको फौरी तौर पर मंडियों में ला के तो सस्ता कर देते हैं। अगले महीने आप देखेंगे सब्जी ही बिल्कुल ये धूप के बाद ख़त्म हो जाती है, मुझे तो पता है। और फ्रूट भी है कि वो चला जाएगा स्टोरों में। इस तरह जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो फिर महंगी होंगी। ये इस वक्त जो हुकूमत ले रही है अपना क्रेडिट कि महंगाई बहुत कम हो गई है, वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, ये क्या बबल इकानमी के तौर पर आप इसको देखते हैं? नहीं, इकॉनमी महंगाई वाकई खत्म हो रही है। जब गरीब खत्म हो जाएगा तो महंगाई भी खत्म। अच्छा, अब इसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब ये इसका तरीकाकार क्या होता है, 3 किस्म की होती हैं। एक होती है आपकी जो है वो फूड इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। ये क्या करते हैं, कोर इन्फ्लेशन के साथ उसका डिवाइड लगाते हैं उसकी जो आपकी जनरल इन्फ्लेशन है, और जनरल इन्फ्लेशन के साथ आपकी फूड इन्फ्लेशन लगाते हैं।
हम आपको ये बता रहे हैं कि 7,000 ऐसी अशियां हैं, उनमें से अगर सिर्फ 60 निकाल लें तो वो फूड इन्फ्लेशन की मद के अंदर, फूड इन्फ्लेशन में दूध, दही, अंडे वगैरह आप जरा मार्केट में जाकर देख लें, वो 60% की तादाद के साथ अगर ना बढ़ रहे हो तो मेरा गिरबान आकर पकड़ लें। वन। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जब लॉजिस्टिक कॉस्ट होनी है तो 60% लेवी, उसके ऊपर 20% ये लगाएं, जीएसटी 18% वो लगा दें। अब आपको ये पता है कि जीएसटी भी 19% पे जा रहा है, 18 या 19% लगा देंगे। अच्छा, ये सारा कुल मिलाकर मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है कि इन्फ्लेशन 12 या 13 या 14% पे आए। एक। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने भोंडी हरकत की है वो आपको बता देता हूं कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये जो बाकी ये जो अभी हमारे पैनलिस्ट बैठे थे, इन्होंने बाकी बातें बहुत बिल्कुल दुरुस्त कही। अगली बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो आपका शरह सूद है, शरह सूद को मैंने कहा था ये बजट जो है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। वो ये है कि जो औरंगजेब है वो इंपोर्ट किया गया है। अब वो इंपोर्ट किया गया और उसने आईएमएफ की सारी क्लॉजेस की हैं। आईएमएफ ने आपको कहा है कि हमें ये 6 चीजें जो हैं वो आपने पहले मंजूर करनी है। अभी एक याद रखिएगा इकबाल शाहिद साहब, जब तक फाइनेंस बिल नहीं ना आ जाता तब तक आपने बजट मानना नहीं है। क्या मैं कह रहा हूं? फाइनेंस बजट, फाइनेंस बिल। अच्छा, फाइनेंस बिल तब मंजूर होगा जब आईएमएफ के पास ये रिपोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्लियामेंट से मंजूर करके देंगे 6 चीजें। वो तो हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हो जाएगा, वो तो हो जाएगा डॉक्टर साहब, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो आगे समझे ना, उसके साथ गेम बड़ी होने वाली है ना। अब गेम ये होने वाली है कि ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई, टैक्स रेवेन्यू, सब्सिडी, एग्रीकल्चर, लेवी, ऑयल सेक्टर, फिर अच्छा सारी 6 यूनिट जो गवर्नमेंट के थे। आप मुझे ये बताएं, सारे 6 यूनिट जो थे, बजायर पीपल्स पार्टी वाले आपसे नाराज हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो क्या नाम है सियासी तकर्रियां की हुई हैं हर इदारे के अंदर, उन्होंने उसकी तनख्वाहें बढ़वा दी। यानी सिर्फ चाय पीने के और अयाशी करने के जो सरकारी इदारों में ये कर रहे हैं, उसके आप जो है वो 20 से 25% की तनख्वाह बढ़वा दी है। और आपने बाकी जो 17वें ग्रेड की है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा एक बारीक नुक्ता, आपने बड़ा बारीक नुक्ता उठाया है। मैं जुल्फ़िकार महतूब से पूछता हूँ, क्योंकि हम आमतौर पर परसेप्शन कुछ लोग फैला रहे हैं कि जिस वक्त रिकवरी यानी एफबीआर जो कलेक्ट करता है पाकिस्तान में कौमी आमदनी यानी लोगों को टैक्स लगा के, उसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के लोग होते हैं जिनको टैक्स लगता है, वो फौरी तौर पर ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हुकूमत को सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन बाद में फिर रिफ़ंड ले लेते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि उसको हल्का सा फेक यानी हम डाटा दिखाते हैं। हमें जुर्माना भी कई दफ़ा हुआ है। तो क्या आपके ख्याल के मुताबिक जुल्फ़िकार साहब, आईएमएफ इस पर नज़र रखे हुए है कि हमारा बजट आमतौर पर क्रेडिबल तो कभी नहीं रहा? नहीं, देखिए पता क्या है, ये पाकिस्तान को ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश है। पाकिस्तान के अंदर हर हुकूमत ये चाहती है कि वो बदनाम ना हो, लोगों के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी बने। और ये मतलब मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतने रिसोर्सेज है, इतना बड़ा बेस है, 25 करोड़ का मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। ऐसा ही है। इसमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी है हमने। सिर्फ उन अशराफिया के तबकों को टैक्स नेट में लाना है, उनको मजबूर करना है, चाहे डंडे के साथ करना पड़े, कि अपने हिस्से का टैक्स दें। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है। अब एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारा जो इनकम टैक्स था वो 1% था, यानी मैं सैलरीड पर्सन तो 35% तक दूं और वो शहजादे 1% दे। एक्सपोर्ट किया है तो आमदनी तो हुई ना, तुम्हें आमदनी तो इसी मुल्क में। मैं तो साहब, जो आमदनी जरिए आमदनी, आपको पता है कि इनकम टैक्स लगता है ज़राअत के ऊपर? आपको पता है? लगता है? जी पता है जी, मुझे पता है। जरिए आमदनी का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। मैं पहले एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसको उन्होंने नॉर्मल रिजीम में लिया है कि 1% खत्म करके उनको नॉर्मल टैक्स में 35% तक इनकम के हिसाब से स्लैब में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप जरिए इनकम की बात कर रहे हैं, वो देखें 9,000 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन करता है जरिए सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और पूरे मुल्क में 8 अरब इनकम टैक्स देता है। तो 20,000 जो है वो बड़े फ्यूडल्स हैं, वो 1,000 अरब रुपए के मालिक हैं जीडीपी के अंदर। और टैक्स पूरे मुल्क में, मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर से सिर्फ इनकम टैक्स 8 अरब रुपए आता है, और बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं। अब मैं आपको एक मिसाल कोट कर देता हूँ कि पिछले मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसका जो लास्ट डॉक्यूमेंट है मेरे पास जो उन्होंने फाइल किया हुआ है, चौधरी परवेज अली साहब बुजदार साहब ने कहा कि मेरी टोटल इनकम 80,000 है एग्रीकल्चर से। उस तरह परवेज अली ने कहा मेरी कोई इनकम है ही नहीं।
तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी 3.5 लाख रुपए साल की इनकम एग्रीकल्चर से। तो ऐसे लोगों को फिर आप कैसे पकड़ेंगे? ये तो सिर्फ 8% है ना, 8% तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो बहुत हैवी यानी बिग बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, ये जो 8-10 एकड़ वाले हैं उसको तो आपके देखा कि टैक्स नेट में लाना तो दूर की बात है। इस वक्त तो पिछले दिन में जो जिम्मेदार है उसके पास तो बड़ा ज्यादती हुई है। वो गंदम बेशक उसने मिडलमैन को बेची या अपने घर में, लेकिन नुकसान तो हुआ। और फिर आप फर्टिलाइजर सारी चीज़ों कहाँ से टैक्स देगा? जो जिम्मेदार का नुकसान इसलिए हुआ कि जिम्मेदार ने उससे पिछले साल में जो रेट उस 3900 रुपए था, उन्होंने 4600 रुपए में उसी जिससे लुटा है इस बार उसी को बेची थी। उस वक्त हुकूमत को नहीं दी थी, हुकूमत छापे मार रही थी। ये देखिए, पता कि ये फैशन के तौर पे ना किसान ये इकबाल शाह साहब अब खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 19 करोड़ आवाम रहते हैं, उन्होंने कसम खाई हुई है कि 200 रुपए किलो आटा लेंगे। उनका क्या गुनाह, क्या कसूर है? इसलिए कि वो शहर में रहते हैं। ये बात जो है ना, इसको अब छोड़ना पड़ेगा। हर बंदे को पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अपने हिस्से का टैक्स देना होगा और लूटमार का इस बजट में ये तो नहीं कहा गया कि हम यानी जिम्मेदार को जो नुकसान हुआ उसके लिए मुख्तस पैसे किए। पंजाब गवर्नमेंट ने तो कुछ लोन के बारे में कहा है कि भाई वो विदाउट इंटरेस्ट होगा, लेकिन जो नुकसान हुआ ठेके, आपको पता है जब बढ़ जाते हैं, ठेके बड़े हुए थे। और ये बिजनेस में शायद साहब नुकसान फायदा चलता है। जब वो कारोबार कर रहे हैं तो पिछले साल उन्होंने पैसे भी तो कमाए ना, बहुत सारे 1000 बिलियन ज्यादा लिया ना। अब गवर्नमेंट कह रही थी वो नहीं दिया 3900 में, अपने फायदे के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट को आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को परमानेंट स्टेप लेने चाहिए। क्या ये जरूरी नहीं कि 1982 के बाद गडोनी को नहीं बना, यानी हम गंदम को जरूरत नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, शहरी इलाके का आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे भाईजान आप गंदम चाहे इंडिया से मंगवाएं, चाहे आप अफ्रीका से मंगवाएं, ब्राजील से मंगवाएं, चाइना से मंगवाएं, कनाडा से मंगवाएं, यूक्रेन से मंगवाएं, और मुझे सस्ती रोटी दो। मेरा गुनाह नहीं है पाकिस्तान में। अगर ज़रूरी पैदावार आपने बढ़ानी है तो रेट आप उनसे तय करो या उनको आजाद करो। जिम्मेदार भी चाहे तो अफगानिस्तान में गंदम भेज दे, उसको मत रोको, और उसको जहाँ महंगी उसका रेट मिलेगा। अच्छा, मतलब हम थोड़ा चलो इतना डॉक्टर साहब आप बताइए, इस वक्त सूरत हाल जो है, आपने कहा फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, पास होता है कि नहीं होता? पास तो हो जाएगा, लेकिन वजह यह है कि जब हम इसके बाद लोगों की तरफ आएंगे, डेवलपमेंट फंड के तौर पर बहुत पैसे रखे गए हैं। वो डेवलपमेंट फंड यानी ये चीज़ों को बजट के दौरान जो नुमाइंदे होते हैं उनको खुश करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। फिर जो इस वक्त डिफरेंस है सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों के और प्राइवेट, ख़ास तौर पर सवाल भी किया गया, बड़े अच्छे साफ़ी ने वज़ीर ख़जाना को किया गया कि आप फिर एक जगह बैठ जाते हैं कि मीडिया के लोगों को तनख्वाहें नहीं देते, ये डायरेक्ट उसने कहा। तो फिर आप मालिकों को तो नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हैं? यानी प्राइवेट सेक्टर वाले तो मानते नहीं किसी हुकूमत को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इक़्तिदार में बैठे हुए लोग शामिल हैं। देखें इकबाल शाहिद साहब, इन्होंने ड्रामाबाजी तो कर दी कि IMF को मान रहे हैं। IMF के जरिए इन्होंने आपसे सेल्स टैक्स और ये सारा गरीब को निचोड़ लेंगे। जिस 2% इशराफिया का जिक्र कर रहा हूँ, वो जो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर की आपसे सब्सिडी लेती है, वो तो लेती रहेगी। ये डेवलपमेंट फंड उन्हीं के लिए होते हैं और ये वही लेते रहेंगे। और ये कौन होते हैं? ये ज़का अशरफ होता है, ये जहांगीर तरीन होता है, ये नवाज शरीफ होता है। अच्छा, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे कॉटन बेल्स भी खराब करते हैं और उधर वहां गन्ना लगाते हैं, और यही इनके सारे मामलात होते हैं। उसी को इंपोर्ट करते हैं, उसी को एक्सपोर्ट करते हैं, उसी को फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। मेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं स्मॉल होल्डर्स जो कि छोटे ज़राअत वाले हैं, जिनको आप मज़ारा कहते हैं, उनके ऊपर से आपको ज़राई टैक्स हटाना चाहिए था। आपको उनको कंप्लीट तौर पे उनके सारी की सारी उनकी जो जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें उनके ऊपर टैक्स हॉलीडे करना चाहिए था। फिर इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है, उसको 1971 में अमेरिका के अंदर जब बहुत बड़ा सलाम आया था, उसके बाद इसी इंडस्ट्री ने उठाया था। चलो आगे चलते हैं। आगे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये जो ख्वाब है या समझ लो गवर्नमेंट कहती है कि सक्सेसफुल है, और रिजर्व बजट पे मैं आ रहा हूं। अब होने क्या लगा है कि ये NFC अवार्ड और आपके PSDP फंड के ऊपर डाका डालने लगे हैं। अभी ये क्या करने लगे हैं कि सप्लीमेंट्री के अंदर आपकी जो शरह सूद है वो 24 में चली जाएगी। ये लिख लें, अगर मेरी हर बात आपके प्रोग्राम में ठीक होती है ना, तो ये भी लिख लें। इसके बाद सप्लीमेंटरी बजट आएगा और उसके अंदर ऐसे ऐसे मामलात आएंगे। अच्छा, मैथू साहब की तरफ आते हैं, खत्म कर देंगे और बताएं। अच्छा, मैथू साहब की तरफ आते हैं। मैथू साहब, ये जो हमें काफ़ी वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे किए हैं बाहर उन्हें मुल्कों में, पाकिस्तानी कौम को तो होप थी और एज ए पाकिस्तानी हमें खुशी भी होनी चाहिए कि रिज़र्व थोड़े बड़े हैं। अब बताइए कि बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, सऊदी डेलीगेशन भी आया, UAE में भी मीटिंग हुई और चाइना में 10 रुपये भी नहीं देकर गया, तो कितना ये सक्सेसफुल मैं तो सब कह सकते। देखिए बाल साहब, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना,
वो एक ऐसा परिंदा है, वो वहीं पे आके बैठता है जहाँ को पुरअमन सदा हाँ जी। है, जहाँ में कोई ठा होता हुआ फायर नजर नहीं आता, और जैसे ये ठा होता है फायर तो ये परिंदे उड़ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो कोशिश भी नहीं की जा रही कि स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश भी नहीं जी, नहीं ला सकते, ये इनका शौक है, ये शौक फरमाते रहे। ये कभी कोई चीज लेकर आ जाते हैं, कभी कोई चीज लेकर आ जाते हैं ना। भाई अगर आपने अपना चलाना है, आप भी चलाते हैं, जब आप चलाते हैं तो पहले आप चला लेते हैं ना। आप मैं तो साहब की तरफ बात करने दें, डॉक्टर साहब मैं तो साहब की बात करने दें, ठहरें जी। मैं तो साहब देखिए पाकिस्तान जबरदस्त मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये जो इकबाल शाह साहब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका आपने जो ना खमियाजा भुगता है। पावर सेक्टर के अंदर 3000 अरब रुपए की हम पेमेंट कर रहे हैं IPPs को, 2100 अरब रुपए की उसमें सिर्फ कैपेसिटी है। 900 अरब की बिजली में 2100 अरब हम अजाफी दे रहे हैं सिर्फ कैपेसिटी का। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शौक था हमें। पावर सेक्टर में 46,000 मेगावाट लगा ली है, यूटिलाइजेशन 25,000 से आगे नहीं जा रही, तो इंडस्ट्री बैठी हुई है हर शहर ज्यादा 60-65 रुपए के यूनिट पे इंडस्ट्री इसको खरीदने पे तैयार नहीं है, ना वो लेने पे तैयार है। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट का जो है ना, ये एक फैशन में जैसे कह रहे हैं कि ये किसान का फैशन खत्म करना होगा, हमें ये इन्वेस्टमेंट का भी जो शौक है ना इसको भी खत्म करना होगा। अच्छा, ये जो आउटसोर्स हम इस्लामाबाद आज वजीर खजाना ने कहा जी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, और फिर सुना ये गया कि स्टीलमैन को स्क्रैप के भाव बेचेंगे। अगर पीपल पार्टी शायद उसमें ना हो, उसकी रिजर्वेशन हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पावर पॉलिटिक्स में आ चुकी है। इकबाल शाह साहब उनके बारे में अच्छी बातें ना किया करें। नहीं सुने ना। अच्छा आउटसोर्स जब सुन लेना, अच्छी बातें भी तो करनी है ना डॉक्टर साहब, हर वक्त कोई ज़रा बदमाश तो नहीं रहना। मैं तो सब ये जो आउटसोर्स लफ्ज़ निकला हुआ है, जब इंतज़ामी उनका इख्तियार बन जाएगा किसी एयरपोर्ट के ऊपर तो कोई भी वहाँ आदमी आ सकता है और अपने तौर पर ऑपरेट कर सकता है। वहाँ हमारा स्टेटस क्या होगा? जहाँ ये आपकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी। देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी नहीं, आउटसोर्स जो हम एयरपोर्ट इस्लामाबाद का दे रहे हैं, बाकी अच्छा इस्लामाबाद वो पता क्या है, वो आउटसोर्स जो कर रहे हैं ना, वो उसकी पिछली बार जब वजीर थे खादा जो है वो साद रफीक, तो उसी वक्त ये काम शुरू हुआ है, तो उन्होंने बड़ी बार वजाहत से ये बात बताई थी कि आउटसोर्स करने का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा वो आउटसोर्स किया जाएगा। एयरपोर्ट बेचा बूचा नहीं जा रहा, उसकी जो इंतजामी अमूर है वो उनके आउटसोर्स किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे उतरने वाले इस्लामाबाद में उतरने वाले लोगों को एक इंटरनेशनल लुक ख्वाजा साहब कहते थे कि नजर आनी चाहिए। हम कहीं बाहर के मुल्क में किसी एयरपोर्ट पता चलता है कि मुल्क की इकॉनमी कहाँ खड़ी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उनका एक माहौल जो नजर आ जाता है एयरपोर्ट से ही। तो यहाँ चलो डॉक्टर साहब आप बताइए क्या है इसमें आउटसोर्स का क्या मतलब है? इसको आप चेक करवा, आपके मेहमान बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन इसको चेक करवा लें। इनके ऊपर फिजिबिलिटी बन गई थी 4951। अच्छा, सारा कुछ निकाल के, स्क्रैप निकाल के टोटल 15 जहाज रह गए थे। 15 में से भी तकरीबन जो है वो 3 बिल्कुल नकारा थे। हाँ। अच्छा, सारा पोर्ट एंड शिपिंग मिलाकर, पूरा रूट्स वगैरह मिलाकर सब कुछ जो है वो, उसके अलावा जो उसके ऊपर जो सूद था 277 अरब था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था उन्होंने कहा उसको अलग कर लेंगे, हम 12 महीनों में चुकाएंगे। अच्छा, अब वो भी बात नहीं बनी, फिर 2 मुल्कों पर बात आ गई, वो भी नहीं बनी, फिर यहाँ पे लोकल कंपनीज तक बात आ गई, वो भी नहीं बनी। अब ये बात आ रही है, और ये मैं आपको कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, ये बिक रहा है, कोई इसे आउटसोर्स करने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा हुजम है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मैं तो साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, बजट के मुतल्लिक तो यही है कि जब किसी गरीब आदमी को भूख लगी हुई हो तो उसका अगर मसला ये हल हो जाए कि उसको रोटी मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी, उसका अमन व अमान की दुनिया में रहेगा, इंसाफ उसे मिलेगा, तो फिर हम कहेंगे। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बजट पर बात करेंगे। मंजूर मलिक साहब सबका प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेखपुरा के, और मिसबा सईद हमारे एक एंकर पर्सन और बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा मिसबा, मलिक साहब मैं मिसबा से ज़रा 2 मिनट बात करके आपकी तरफ आता हूँ। आपने बजट तो देख लिया, क्योंकि बजट के मतलब तो मैं तो 85 से बजट देख रहा हूँ, और एक ज़माने में जब बजट आता था तो तकरीबन उसी वक्त पता चलता था। अब बजट का क्योंकि दरम्यान सप्लीमेंट्री बजट आते रहते हैं, फिर इसको बबल इकानमी के तौर पर, फिर तो कुछ लोग परसेप्शनली
फेक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा होता है कि कमों बेच 18,000 अरब का पिछले साल भी बजट था और इस वक्त भी ऐसा ही है। और उन्होंने कहा जी हमारी जो कौमी आमदनी होगी 12,960 रुपये होगी, और बाकी पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मुख्तलिफ डेवलपमेंट के तौर पर, आवाम को रिलीफ देने के तौर पर, पेट्रोल डीजल की कमी करने के बावजूद ये कहाँ किस तरह बजट ये मैनेज करेंगे आम हालात में? आप इस बजट को किस तरह देखा है आपने? बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। इस बजट में हम तो यही तलाश कर रहे हैं कि कहीं से जो है वो आवाम नजर आ जाए, आवाम का रिलीफ नजर आ जाए। इस बजट को अगर हम आवाम दुश्मन बजट कहें तो शायद ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें आवाम को रिलीफ मिला हो। अशे खुरामुश की कीमतें हों या कोई भी चीज आप देख रहे हैं तो उसमें कमी नजर नहीं आई। हाँ, इसमें जो अशराफिया या फिर माफिया है उनके लिए काफी ज्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिली है। पूरा बजट आपने देखा, कहीं हमें ऐसा सुनने को या देखने को या पढ़ने को नहीं मिला। आपको शराफिया की कौन सी सहूलत नज़र आएगी कि बल्कि वो तो नॉन फाइलर्स के मतलब ज़्यादा डिपेंड कर रही है गवर्नमेंट कि इसको नेट में लाया जाएगा और फिर सिंबल की जाएगी कि लोग जो टैक्स नहीं देते फिर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। जी ठीक, इकबाल साहब जरूरत शायद किस अमल की भी थी कि ये होता कि जो इनकी मराहत हैं वो तो कहीं कम होती हुई नजर आती है। हमें बताया जाता है कि उनकी मराहत में कमी की गई है या उनका जो प्रोटोकॉल है वो कम किया गया है। कुछ इस तरह का कोई तासुर हमें देखने को नहीं मिला। या आप आम लफ्जों में ये कह लें कि कफायत शादी का ऐलान नहीं हो सका, क्योंकि होना चाहिए था, क्योंकि एक बोझ तो है ना खजाने के ऊपर। ठीक है, एक मिनट। तो अभी जो ऐलान हो रहा है क्योंकि 1400 अरब का कहा गया कि वो तरक्याती बजट होगा और फिर दफा का बजट होगा। तो एक बड़ी कॉमन सवाल ये है कि अगर इतना आपने बजट हर चीज के लिए मुख्तस भी किया है, आपके पास इतना पैसा है कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें? एक मिनट होल्ड करें मलिक साहब। ये बजट को आपने देखा है कि इसमें इस तरह नजर आता है कि अगर सारी मैं कैलकुलेशन करूं दोबारा कि कौन से हेड में कितने पैसे खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पर करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, सब्सिडाइज करेंगे, और लगता यह है कि NFC अवार्ड को भी पैसे देंगे और फिर रिलीफ भी देंगे, तो पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, तो लगता यह है कि 18,000 अरब का बजट नहीं है, ये कोई 18 लाख अरब का बजट है। यानी आप देखें कि जिस पर इमारत खड़ी की गई है कि ये आमदनी कौमी आमदनी होगी, वो भी परसेप्शन है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि इतने पैसे आएंगे, वो आते हैं नहीं आते पता नहीं है। तो ये किस तरह का बजट है कि 18,000 अरब में से 12,000 तो आमदनी है, तो बाकी जो है वो पैसे जो कहाँ से लेंगे? ये बाकी वो उन्होंने एक बनाई है, परसेप्शन ही बनाई है कि जी हम प्राइवेटाइज करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि PIA को, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, लाहौर एयरपोर्ट को, कराची को वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि वो उससे कुछ पैसा क्रिएट करेंगे। असल चीज एक बादशाह साहब फिगर वर्क तो अपनी जगह पे है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो ना की तो अगले सालों में हम और बुरे हालातों में होंगे। एक ये है कि हमने अपने सिस्टम को प्राइवेटाइज करना था और साथ इसके हमने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी। मसला ये है कि पाकिस्तान में हमने ये दोनों काम पिछले 70-75 साल से बिल्कुल नहीं किए कि हम लोगों को बताएं कि वो इंडिपेंडेंटली इंडस्ट्री को चलाएंगे, गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं होगी। जब गवर्नमेंट ने मुझे बिजली देनी है, गवर्नमेंट ने मुझे पेट्रोल देना है, गवर्नमेंट ने मेरे बिजनेस के कस्टोडियन बनना है, गवर्नमेंट ने मुझे प्रॉफिट इंश्योर करना है, गवर्नमेंट ने मेरा लॉस कवर करना है, तो सर इस मुल्क में कौन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा? आपका शॉर्टफॉल है जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और देखें, आप एक बात को समझें कि आपके दुनिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है। आप दुनिया को चंद मिलियन का माल देते हैं और वो आपको एक्सपोर्ट करते हैं अपनी तरफ से, और हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है बिलियंस में। मसला ये है कि हमने हमेशा एक्सपोर्ट की बात की है। जो लोकल कंजम्पशन हैं, जो लोकल रॉ मटेरियल्स हैं, उसके लिए लेबॉर्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए मार्केटिंग के लिए हमने कभी बात नहीं की। तो मुल्क में तो भाई आपको नहीं, वो तो सही है, वो आपकी बात दुरुस्त है। ये तो एक बहुत बड़ा लंबा यानी सब्जेक्ट है। मेरा कहने का मकसद है कि इस वक्त जो मिजानिया बनाया जाता है वो आम तौर पर सर उसका शॉर्टफॉल है ना, वो शॉर्टफॉल है। वो कहते हैं कि हम पूरा करेंगे। शॉर्टफॉल कहाँ से आएगा? आपने देखा इस वक्त तक यानी सऊदी अरब का डेलीगेशन होकर चला गया, UAE में वज़ीर आज़म का दौरा और चाइना का। पाकिस्तान में इस वक्त बजट से पहले बहुत कोशिशें की गई और हमारे यानी आप देखेंगे आर्मी चीफ ने भी बहुत कोशिशें की। आपकी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमीशन है, पैसा तो एक नहीं आया स्वाय हमें आज वजीर खजाना कहता है जी रिजर्व पड़े हुए, और ये फिर कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिवीजन कहता है जी महंगाई कम हो गई है।
ये दोनों चीजें कैसे किस तरह कहते हैं, किस एक तरह? बात है सब, आपने गौर कौन सा किया credit? होगा कि वजीर खजाना ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि हमारे पास टोटल 12 कंपनियों ने अप्लाई किया था और 6 कंपनियां जो हैं वो क्वालिफाई की हैं। यानी आप अपने पीआईए और एयरफोर्स बेचना चाहते हैं तो टोटल दुनिया से सिर्फ 6 कंपनियां आपको अप्रोच कर सकी हैं। तो आप देखें आपका लेवल क्या है, लोगों को आप पे यकीन नहीं है। सर अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ना उसके लिए काम करें। आपके मुल्क में टेररिज्म को हमने एड्रेस करना है, वो हम नहीं कर पा रहे। जो बीमारी हमारे मुल्क में आई है, अगर पोलियो आई है तो हम आज तक उसको खत्म नहीं कर सके। तो हमने लोगों को मैसेज दिया है कि हमारी गवर्नेंस नहीं है। सर गुड गवर्नेंस की बात करें, सड़कें ना बनाएं। और इस वक्त जो बनाने की चीज है वो ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करें इस बात के लिए कि वो प्रोडक्शन करें और इंडस्ट्री को फ्री हैंड दें कि वो अपने, मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, आपने सब्सिडी के लिए फिर भी पैसे रखे हैं। देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि 1300 अरब रुपए से ज्यादा आपने जो है वो रखे हैं सब्सिडी देने के लिए। और इसलिए वो तो आपको पता है, आप चैम्बर से रिलेटेड हैं, आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर के लोग मिलके यानी बजट के जब रिकवरी होती है तो उसमें वो ऐड कर देते हैं, उनसे रिकवरी करवा ली जाती है। बाद में वो फिर उसको आप कह सकते हैं रिफंड भी कर ली जाती है, ये अपना वक्त गुजार लिया जाता है। तो आपने डेवलपमेंट का कहा 842 अरब रुपया, ये पैसा तो है कोई, तो डेवलपमेंट फंड के लिए रखा गया। जी मल साहब। जी सर बात ये है कि डेवलपमेंट में भी आप देखें कि डेवलपमेंट, हम तो एक अरसे से कह रहे हैं कि सर देखें आपके पास माइंस हैं, आप मुझे बताएं, कोई बंदा बता सकता है कि कौन सी माइंस हैं और उनके लिए क्या लेबोरेटरीज है हमारे पास? सर हमने कभी वैल्यू एडिशन का सोचा ही नहीं है। हुआ ये कि गवर्नमेंट के खजाने में जो पैसा जाता है वो स्मार्ट लोग इनवाइसों के थ्रू निकाल देते हैं, वो रिफंड भी ले जाते हैं। ये बात असल बात ये है, तभी कहते हैं बबल इकॉनमी बना के बैठे रहते हैं, फट जाती है। जी सर, और चंद लोग हैं जो इस मुल्क का सरमाया जो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है उसको भी अला तरीन तरीके से लूट लेते हैं। आपके यहाँ एक कंपनी एसएमई में रजिस्टर्ड होती है जबकि दूसरी का रेवेन्यू भी वो होता है लेकिन वो उसको एसएमई नहीं मानते। अच्छा मैं जरा मिसबा से बात कर लूँ मलिक साहब। मिसबा ये बताइए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि बजट से पहले ही हमने महंगाई की कमर तोड़ दिया और इस वक्त तकरीबन 21% हो गई है, कभी कभी 14% हो गई है। तो आज की डेट पर मैंने अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी मेरे साथ जो पैनल था कि आज ही सीमेंट 1180 से 1250 हो गया है और सरिया 230 से 248 और डंपर 32,000 से 35,000 रुपया। अब सिर्फ हमारी सारी जो इस अमारत है बजट की वो है कि नॉन फाइलर। अब नॉन फाइलर की जो डेफिनेशन है, एक तो यह है गवर्नमेंट की नज़र में ऊपर लाखों आदमी को इसमें नेट में लाना चाहते हैं, तो छोटे उनके सिम ब्लॉक करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट ब्लॉक करेंगे, उनको ज़मीन नहीं खरीद सकेगा, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह तो इस तरह की कामयाबी किस तरह होगी, क्योंकि रियल स्टेट भी बैठ जाएगी, उस पर टैक्स लगने जा रहा है, और ज़राअत बैठ जाएगी। ये पॉलिसी के मतलब थोड़ा मुझे बताइए, मेरी तो समझ नहीं लगी। जी मिसबा, आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत सारा कुछ कह रही है, बजट आने से पहले ही जो है वो बेशतर 3 से 4 दफा जो है वो बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया गया है। जी जी। बजट से पहले मिनी बजट दे दिया गया, अब इस बजट के बाद भी मजीद बजट आएंगे जिससे मिनी बजट का इनाम दिया जाएगा। यानी वो महंगाई नहीं थमी ना, वो तो उसी तरह जो है वो चलती रहेगी। तो ये तो अभी कहने की बातें है ना। अभी वजीर खजाना साहब ये कह दें कि अभी सिंगल डिजिट पे भी आ जाएगी, चूंकि वो 11 पे स्टैंड कर रही है, सिंगल डिजिट पे भी आ जाएगी। अब जिस मुल्क के वजीर खजाना साहब खुद ये चीज फरमा रहे हो कि स्टील मिल की ना तो निष्कारी हो सकती है और ना ही इसकी बहाली हो सकती है, जी ये तो कबार खाने में जाएगा, ये तो कूड़ा क्रिकेट है, ये कबार खाने में जाएगा। बड़ी ज्यादती वाली बात की है कि हमें एक दौरान जुल्फकार भुट्टो साहब के ज़माने सबसे बड़ा यानी मुखालफत के बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान स्टील मिल लगाई थी और बहुत बड़ी बात थी, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। एग्जैक्टली। और देखिए उसी के ऊपर आप कह रहे हैं कि ये तो पूरे कबाड़ खाने में जाएगी, निष्कारी भी नहीं हो सकती, उसकी बहाली भी नहीं हो सकती, और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जो है मुल्क की मैशत भी समझ जाएगी। आपकी मैशत तभी समझती है ना जब आपकी स्टील मिल काम कर रही होती है, जब क्या आपके कारखाने काम कर रहे होते हैं, जब आपकी ज़राअत काम कर रही होती है। तो आप ये सारी फैक्टिंग फिगर से बहुत दूर है, तो फिर आप आवाम को किन तल्लो में आपने रखा हुआ, और आप ये साथ बता भी रहे हैं कि मिशत भी समझ जाएगी, महंगाई भी सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आर्जी तौर पे आवाम को बताने के लिए, बजट पेश करने के लिए। बल्कि अभी जो पंजाब का बजट आ रहा है
अब यकीनी तौर पे वो भी आपने देख ही रहे होंगे। वो भी देख लिया है, वो भी देख लिया उन्होंने। बजट 5,446 बिलियन का बताया है। ऐसे ही है, उसमें आप देखिए कि उसमें जो चीफ मिनिस्टर ग्रीन सेक्टर प्रोग्राम के ऊपर उन्हें 30 अरब रुपए रखे गए हैं जी। वो चूंकि चीफ मिनिस्टर ग्रीन सेक्टर प्रोग्राम का नाम दिया गया है। लाइफ स्टॉक जो कार्ड है जी, उसके ऊपर उन्होंने 2 अरब रखा है। इसी तरह आप देखिए सेहत और तालीम हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। वो चीज जो आपकी प्रायोरिटीज में होनी चाहिए वो हमारे ना तो विभाग के बजट में नजर आई है और ना अब हमें सूबे के बजट में नजर आ रही है। सूबे का जो बजट पंजाब का पेश किया जा रहा है उसको जो है कि टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है। अब ये तो बजट आएगा, उसके ऊपर क्या क्या इम्प्लीमेंट होती है, आवाम को कहाँ कहाँ पे सफर करना पड़ता है, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा जी। जी मल साहब, ये स्टील मिल के मतलब वज़ीर ख़ज़ाना का बयान जो है, ये फिर पाकिस्तान के जो अदारे हैं बाहर की दुनिया में क्या अट्रैक्शन बाकी रह जाती है जब हम खुद ही कहते हैं कि उसमें कोई कख नहीं है। और मुशर्रफ दौर में आपके सामने है कि वो प्रॉफिट में जा रहा था और फिर बाद में भी उसको थोड़ी सी जान पड़ी थी। अब PIA में जान पड़ गई पिछले थोड़े दौर में। तो मतलब तो ये है कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना, जिसको अक्सर कहते हैं कि IMF का ही नुमाइंदा है, तो वो पाकिस्तानी अदारों के मतलब इस तरह की राय रखता है, तो पाकिस्तान में कौन इंडेंटिंग करेगा जी मलिक साहब? मसला ये है कि हमने हमेशा यहाँ तो बड़ा डिसार्ट खेले हैं, यहाँ बड़ा ही आला मोराल पे खेले हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि आपने सबसे पहले मैं आपका जवाब देना चाहूंगा फाइलर और नॉन फाइलर का। जी जी। दुनिया भर में ये कोई टर्म ही नहीं है कि फाइलर और एक नॉन फाइलर है। हाँ। असल में आपको रिसर्च के लिए डाटा भी चाहिए होता है कि आपके यहाँ पॉवर्टी क्या है, आपके यहाँ लोग कहाँ से पैसा कमाते हैं, उनके पैसे का शॉर्टफॉल क्या है, तो उसके ऊपर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल पॉलिसी देते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं देते। जब इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है तो फिर आपके पूरे सर्कल में पैसा नहीं जाता और उसकी वजह से मोहताजी और बेरोजगारी और वो सारी बढ़ती हैं और फिर वो गवर्नमेंट उसको कैश करना चाहती है लोगों की तसल्ली देके। दुनिया में ये होता है कि आप इसी को अमेरिका में जाते हैं, हर बंदा रिटर्न फाइल करता है, उसी के नतीजे में उसको फूड स्टेप्स मिलती है। बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स वालों को कहें कि जी आप अपनी रिटर्न फाइल करें और एक खानदान की एक ही रिटर्न होगी। ये नहीं है कि मेरी रिटर्न और है, मेरी बीवी की रिटर्न और है, मेरे जो छोटे बच्चे हैं उनकी रिटर्न और है। तो आपका तो सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो 12 करोड़ 14 करोड़ लोगों की रिटर्न उठा सके। तो मलिक साहब लास्ट सवाल की तरफ चल रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट पेट्रोल पर आज उन्होंने थोड़ा सा कहा है कि और हम 9 रुपये कम करेंगे, लेकिन लेवी 60 से 80 कर दी गई है और जो किसी भी चीज़ पर टैक्स है वो 18 से 19 कर दिया गया है। इधर बताइए, लेवी की अगर 60 से 80 कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। हाँ। और पैसा वो कभी इधर से पूरा करते हैं, तमक तो ये नहीं होती जैसे वैसे मारते हैं। मसला ये है कि दुनिया में पेट्रोलियम को आजाद करें, आप देखिए पेट्रोल का रेट नीचे आ जाएगा। आप मुझे भी पेट्रोल पंप बनाने दें, एक SOP जारी करें और अपनी गवर्नेंस को शॉर्ट करें, मुख्तसर गवर्नेंस रखें, अपने लल्ले तलाले सारे बंद करें और लोगों को कारोबार करने दें। देखें आज अगर आप लोगों को कारोबार नहीं करने देंगे तो अगले दिनों में पाकिस्तान में पॉपुलेशन ने जवान भी होना है। और आप याद रखें कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चा आपका स्कूलों से बाहर है जो 14 साल की एज में चला गया जब लोग मैट्रिक करते थे। तो उन लोगों के लिए आपके पास कोई रोजगार नहीं है। उन्हें जो बंदा चाहेगा दुनिया भर में एक्सप्लॉइट करेगा और हम बुरी तरह से फिर एक दफा एक बुरी लहर में घूम जाएंगे। अच्छा मिसबा, लास्ट आप बताइए कि इस वक्त ज़ाहिर है आप फीमेल भी हैं और अदारों को भी कुछ चला रही हैं और आप खुद अपना प्रोग्राम भी करती हैं। आम अवामी राय जो है पिछले जिस तरह कुछ चीज़ बहुत बढ़ा के 170-75 का पेट्रोल डीजल बढ़ा के फिर 330 तक या 300 तक ले गए, फिर हमने 9 रुपये कम कर देते हैं। आप बाज़ार में जाती हैं, इस वक्त हुकूमत के दावे कहाँ तक दुरुस्त हैं कि हमने महंगाई पर कंट्रोल कर लिया है? हुकूमत के वादे नारे दावे सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन अवाम के बारे में क्या सोचती है ये तो आप गली मोहल्ले में चले जाएं, आप किसी बाजार में चले जाएं, हम खुद क्योंकि पब्लिक में बैठे होते हैं, हम इदारों को देख रहे होते हैं। आप यकीन करिए कि लोगों की हालत ये है कि वो बच्चों की फीस अदा करने से कासिर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग के जो है वो जाहिर सी बात है महंगाई की तरह इतनी है, रोजी रोटी पूरी करेंगे या अपने बच्चे की तालीमी अखराजात पूरी करेंगे। अब तालीम जो है वो तो वैसे ही हमारी प्रायोरिटीज में है ही नहीं है ना। आपने विफाक का बजट देखा उसमें भी नहीं, आपने पंजाब का बजट देखा उसमें भी नहीं। अब जो सिंध बजट पेश करने जा रही है उसमें भी जो है वो एक बार साहब एक बड़ी अच्छी चीज अभी फिलहाल तो सुनने को मिल रही है। उसमें भी वो जो फ्री यूनिट का इंडिया है वो दे रहे हैं कि शायद वो तजवीज अभी दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं उसमें आवाम को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। वो बिल्कुल उसी तरह ना हो जिस तरह
300 यूनिट्स फ्री इक़्तिदार में आने से पहले वादे नारे दावे इन जमातों ने भी सबने किए थे, और उसके बाद आते साथ ही हमने देखा कि जो है वो 3 से 4 दफा बिजली के यूनिट्स में इजाफा किया गया। उसके बाद जब अगर लोगों ने कहा कि हम इसका जो है वो अल्टरनेटिव चाहते हैं और अल्टरनेटिव की तरफ वो जा रहे हैं जो कि सोलर की सूरत में है, उसके ऊपर भी आपने फिक्स चार्जेस जायद करने का इंदिया दे दिया है। यानी कि आपने आवाम को जीने नहीं देना, किसी सूरत भी नहीं जीने देना। बहुत शुक्रिया मिसबा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि जब हुक्मरानों की क्रेडिबिलिटी होती है अंदरून मुल्क भी और अवाम में भी और पूरी दुनिया में भी, वो जो कहते हैं वो ऐसा ही होना चाहिए। पूरी दुनिया में हर आदमी का एक वक़ार, एक एहतराम और एक उसका एतबार होता है। पाकिस्तान में बजट हो या हुकूमत के दावे हों, इसके मतलब अवाम जो है उनको कभी भी एतबार अब नहीं रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि 300 यूनिट देंगे, किसी ने कहा 200 यूनिट देंगे, जब वो भी नहीं दे सके, उस वास्ते कि नई होप, नए वादे, नए दावे, नए झूठ और नए आगे प्लानिंग और इस किस्म के अवाम से यानी चीज़ें बताना कि ये हम कर देंगे, वो कभी नहीं हुआ। काश पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम होता जो जवाबदेही का सिस्टम होता कि कोई आदमी अगर मुंतखब हो कि जो इस किस्म का वो वादा करता है, या बजट भी अगर हो, अगर रूलिंग पार्टी पास करती है तो जो उसमें कहा गया बात अगर वो नहीं करते तो उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई अदारा उनसे बात पुरस कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।